गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हालचाल। आई होप कि खूब अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम लोग फिजिक्स में नया चैप्टर नए टॉपिक को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, गतिकी। तो गतिकी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सबसे इंटरेस्टिंग। अब यहां से न्यूटन्स फिजिक्स स्टार्ट होती है, न्यूटोनियन फिजिक्स। अब तक जितने भी आपने वो मैथमेटिकल फिजिक्स के पोर्शन पढ़े वो भी सब न्यूटन की देन है। तो एक सर आइजैक न्यूटन ने हमको ये सर योगदान दिया, तो हमने एक्चुअल में उन्होंने फिजिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए ये सारे योगदान दिए। तो इस कारण से हमने आज तक उसका एनालिसिस कर लिया, मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ लिया। तो अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं गतिकी चैप्टर। तो गतिकी में हम लोग पहला पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, मैकेनिक्स। जैसे आप ये बड़ा वर्ड फेमस होगा, बहुत बार आपने सुना होगा कि मैकेनिक्स में ये होता है, मैकेनिक्स में वो होता है। तो मैकेनिक्स क्या है, उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं यांत्रिकी। अब इसके अंतर्गत हम लोग स्टैटिक्स, डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स तीन एनालिसिस करते हैं। तो स्टैटिक्स या स्थैतिकी, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा, इसमें कण की स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें कण की स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाता है। कण की स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाता है, वो पोर्शन स्टैटिक्स कहलाता है, स्थैतिकी कहलाता है। अब अगला पोर्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, डायनेमिक्स, गतिकी। तो इसमें पिंड की गति का अध्ययन किया जाता है। ये ब्रांच है फिजिक्स की, तो इस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग पिंड की गति का अध्ययन करते हैं। अब ये नया ब्रांच है, इसमें काइनेमेटिक्स। तो इस चैप्टर के थ्रू आउट हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक्स क्या है बेटा? गति का अध्ययन किया जाता है। गति का तो अध्ययन किया जाता है, परंतु गति के कारणों का अध्ययन नहीं किया जाता। गति के कारणों का अध्ययन नहीं किया जाता। तो कुल मिलाके गति का तो अध्ययन कर लिया जाता है काइनेमेटिक्स के अंतर्गत, लेकिन गति किस कारण से हो रही है उस कारण का कोई अध्ययन नहीं किया जाता इस ब्रांच के अंतर्गत। तो काइनेमेटिक्स फिर से तीन टाइप से डिवाइड है, एक स्थानांतरीय, दूसरा घूर्णन और तीसरा दोलन या कंपन। स्थानांतरीय, अब इनमें सीक्वेंस वाइज हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो पहले वीडियो पॉज करें, जल्दी से इसे नोट करें, फिर हम लोग आपसे बातचीत करते हैं, आगे मूव करते हैं। तो आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग जानना चाहते हैं एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। तो एक विमीय पहले वस्तु समझिए। जैसे आप अगर कोई वस्तु इतनी लंबी है कि उसकी तुलना में चौड़ाई और मोटाई नगण्य है, तो वस्तु कैसी होगी बेटा? एक विमीय। अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसमें लंबाई भी और चौड़ाई भी है, परंतु उसकी तुलना में मोटाई नगण्य है, जैसे आप बोर्ड ही देख रहे हैं, बोर्ड में एक पतली सी शीट लगी है, आप सनमाइका जिसको या प्लाई बोर्ड के ऊपर एक पतली सी शीट लगा दी जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब इतनी पतली है। उस शीट के बारे में बात करें तो उसमें लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन उसमें मोटाई, लंबाई और चौड़ाई की तुलना में नगण्य है। एक्चुअल में लंबाई है, वो मोटाई है बेटा, लेकिन वो मोटाई किसकी तुलना में नगण्य है? लंबाई और चौड़ाई की तुलना में। तो ये बोर्ड हो गया द्विविमीय वस्तु बेटा। ऐसे ही त्रिविमीय वस्तु, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, जैसे हम लोग हैं, त्रिविमीय वस्तु है। वस्तु कोई भी, जैसे आप कमरे में जितनी भी वस्तुएं आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे पेन हो गया, ये भी त्रिविमीय है। कॉपी हो गई, त्रिविमीय है, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी है। ऐसे फैन, टेबल, चेयर, ये सब भी त्रिविमीय है। तो इस तरह से त्रिविमीय आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, द्विविमीय आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। जैसे आपके घर में जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, डिवाइसेस हैं, उसमें भी देखिए अभी भी एलईडी इतनी पतली नहीं आती है कि उसको हम द्विविमीय कह सके, अभी भी वो त्रिविमीय, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ मोटाई है। फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सब 3D है, त्रिविमीय है। तो अब इससे आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि एक विमीय गति क्या है। एक विमीय, तो एक विमीय क्या गति है बेटा? जब कोई कण किसी एक विमीय वस्तु के अनुदिश गतिशील हो
या एक विमीय मार्ग पर गतिशील हो, तो इस प्रकार की गति को एक विमीय गति कहते हैं। बेटा पेन और कॉपी उठाओ, जल्दी से नोट करो, आप अपना नोट्स बनाए, वही दुनिया का सबसे बेस्ट नोट्स होता है। तो इसलिए जल्दी से कोशिश करें, ट्राई करें, पेन और कॉपी उठाएं और लिखना स्टार्ट करें। तो एक विमीय गति किसे कहते हैं? जब कोई पिंड किसी एक अक्ष के अनुदिश या एक रेखा के अनुदिश गतिशील होता है, तो इस प्रकार की गति को एक विमीय गति कहते हैं। जैसे आप ये सोचिए, तार है कोई पतला सा, उस तार पे कोई चल रहा है, जैसे चूहे हुए देखा होगा, या चूहे की पूंछ को धागे में बांध के किसी पाइप में दौड़ा दीजिए, तो ये भी क्या है? एक विमीय गति है। आप अगर बढ़िया हाईवे रोड है और उस पे आप बाइक या कार से जा रहे हैं, तो इतनी ज्यादा लंबाई तय कर लेंगे कि उसकी तुलना में चौड़ाई और ऊंचाई का मतलब कहीं कहीं ब्रेकर आएगा एक आध बार, तो वो भी बहुत स्मूथ सा ब्रेकर होता है। तो लंबाई इतनी ज्यादा तय कर लेंगे कि उसकी तुलना में चौड़ाई और ऊंचाई लगभग नगण्य हो जाएगी। तो हाईवे पर हमारा मोशन भी एक विमीय है। तो एक विमीय गति आप समझ गए होंगे लगभग। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं द्विविमीय गति। जब कोई भी पिंड किसी तल में गतिशील होता है या किसी द्विविमीय वस्तु पर गतिशील होता है, तो द्विविमीय वस्तु का मतलब जैसे बोर्ड हो गया, तल, तो तल पर गतिशील होता है, तो इस प्रकार की गति को बेटा द्विविमीय गति कहते हैं। या दो अक्षों के अनुदिश गतिशील होता है, एक्स और वाई, एक्स वाई तल में हो गया, वाई जेड मतलब वाई जेड तल में हो गया। कैसे हम कह रहे हैं ये समझिएगा, ऐसे ये x है, ये y है, z है, तो ये x और y, तो इस तल का नाम बेटा एक्स वाई तल हो जाएगा। ये x है, ये z है, तो इस फर्श को क्या कहेंगे? एक्स जेड तल। जिस पे आप फर्श पे बैठे हुए होते हैं वो फर्श क्या होता है? एक्स जेड तल। अगर हम लोग x और z माने, ये अक्ष भी हमें स्वेच्छा है, हम किसी को भी x मान सकते हैं, किसी को भी y मान सकते हैं, किसी को भी z मान सकते हैं। ये कोई रूल नहीं है कि हम इसको x मानेंगे, इसी को y मानेंगे और इसी को z मानेंगे, तो हमारी स्वेच्छा है। तो अभी के लिए हमने इसे x माना है, इसे y माना है, इसे z माना है, तो ये y और ये z, तो ये yz तल है बेटा। तो कुल मिला के अगर कोई पिंड किसी तल में गतिशील होता है या किसी द्विविमीय रेखा के द्विविमीय तल के अनुदिश गतिशील होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई पिंड क्षेत्रीय गति करता है, क्षेत्रीय तल में गति करता है, तो इस प्रकार की गति को द्विविमीय गति कहते हैं। तो अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर नोट्स में क्या लिखें? तो नोट्स में लिख लीजिए, यदि कोई पिंड किसी द्विविमीय तल पर गतिशील होता है, फिर से, यदि कोई पिंड किसी द्विविमीय तल पर गतिशील होता है, तो इस प्रकार की गति को द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे आप ऐसे सोचिए कि आप किसी ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, रैंडम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आपकी जो गति होगी, ऐसे फुटबॉल में इधर उधर जाएंगे, तो उसमें आपकी जो गति होगी वो द्विविमीय गति होगी। ऐसे ही मतलब आपने ग्राउंड में चूहे को दौड़ा दिया या जानवर को दौड़ा दिया, तो ये द्विविमीय गति होगी। तो द्विविमीय लगभग आप समझ चुके होंगे, तो द्विविमीय गति इसे कहते हैं। अब बात आती है त्रिविमीय गति। तो जब पिंड तीनों विमाओं में या त्रिविमीय आकाश, जो हमारे चारों तरफ का क्षेत्र है उसे हम लोग आकाश कहते हैं, तो जब पिंड त्रिविमीय आकाश में गतिशील होता है, तो इस प्रकार की गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे चिड़िया का उड़ना और गिलहरी का भागना। तो गिलहरी देखिए ऐसे भागते भागते पेड़ों पर चढ़ जाती है, तो वो त्रिविमीय गति है। तो ऐसे करके आप कह सकते हैं कि त्रिविमीय गति किसे कहते हैं। आप ऐसे सोचिए, अगर चूहा है उसे हमने पहाड़ के आसपास दौड़ा दिया, तो पहाड़ पे कभी चढ़ेगा उतरेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, तो उसकी ये गति त्रिविमीय गति होगी। अगर किसी तल पे दौड़ रहा है चूहा, तो वो द्विविमीय गति करेगा, क्योंकि इधर उधर ऐसे ऐसे भागेगा, जैसे सांप का रेंगना, वो द्विविमीय गति है। लेकिन ऐसे रेंगते हुए बिल में चला गया, तो ये त्रिविमीय गति है। तो इस तरह से आप एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गतियां अगर समझ चुके होंगे, तो इसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बात कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं बेटा। तो इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं निर्देश तंत्र। तो किसी भी निकाय या किसी भी
वस्तु के अध्ययन करने के लिए जिस तंत्र का प्रयोग किया जाता है उसी को निर्देश तंत्र कहते हैं। तो वह निकाय जिसकी सहायता से वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। तो एक बार फिर से इसको जल्दी से नोट कर लीजिए कि वह निकाय जिसके सापेक्ष, क्या कह रहे हैं, वह निकाय जिसके सापेक्ष कण की गति का अध्ययन, कण की गति का अध्ययन कर सकते हो या कण का ही अध्ययन कर सकते हो, कण का अध्ययन किया जाता है, कण का अध्ययन या कण की गति का अध्ययन किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो ये निर्देश तंत्र भी दो टाइप का होता है, एक दक्षिणावर्त निर्देश तंत्र और वामावर्त निर्देश तंत्र। तो आप ऐसे जैसे बोर्ड पे आप कॉपी पे ऐसे ही तो देखते हैं, तो देखिए ऐसे अगर कॉपी को आप ऐसे देखेंगे तो ये वाला अक्ष आपके राइट हैंड साइड में है, तो इसीलिए इसको कहेंगे दक्षिणावर्त निर्देश तंत्र। ओके, लेकिन अगर आप ऐसे बैठे हैं, सॉरी, ये x है, ये y है, ये z है। तो अगर ऐसे आप बैठे हैं, कॉपी ऐसे बैठे हैं, तो ये x अक्ष लेफ्ट हैंड के अनुदिश है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, वामावर्त निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र दो प्रकार का होता है बेटा, दक्षिणावर्त निर्देश तंत्र और वामावर्त निर्देश तंत्र। तो जल्दी से इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिए और इसको बनाइएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्थानांतरीय गति। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? स्थानांतरीय गति, ट्रांसलेटरी मोशन। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। स्थानांतरीय गति क्या होती है बेटा? जैसे आप ऐसे सोच सकते हैं, इसका डायग्राम अगर हमने ऐसे बनाया तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर इसमें दो तीन कण मान लीजिए ऐसे, तो थोड़ी देर बाद ये पिंड यहां आएगा, तो ये दोनों कण यहीं रहेंगे ना, ये वाला अभी भी यहीं रहेगा और ये वाला अभी भी यहीं रहेगा, ये वाला यहीं रहेगा। मतलब कुल मिला के ये देखिए यहां पहुंच गया, ये वाला यहां पहुंच गया, ये वाला यहां पहुंच गया, ये वाला यहां पहुंच गया और ये वाला यहां पहुंच गया। ये प्रत्येक कण तल के समांतर गतिशील है। किसी भी पिंड का प्रत्येक कण जब किसी तल के अनुदिश गतिशील होता है और तल के अनुदिश तथा तल के समांतर गतिशील होता है, तो इस प्रकार की गति को स्थानांतरीय गति कहते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिएगा बेटा। अब इसी को ऐसे भी कुछ लोग सोचेंगे कि सर अगर ऐसे आता तब, बिल्कुल सही है, ये वस्तु ऐसे थी, थोड़ी देर बाद ये वस्तु ऐसे हो जाती, फिर थोड़ी देर बाद इसकी स्थिति बना रहे हैं बेटा, विभिन्न स्थितियां, थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाती, थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाती। तो एक कण की बात करिए, जैसे इस कोने की बात कर लीजिए, तो ये कोना थोड़ी देर बाद यहां आया होगा, तो ये ऐसे ही तो घूम के आया होगा,
फिर ये कोना यहां चला गया, तो ये ऐसे ही तो घूम के गया होगा। अब ये कोना यहां आ गया तो ये ऐसे ही घूम के आया होगा। ऐसे ही इस केंद्र बिंदु की अगर बात करें तो ये केंद्र बिंदु यहां आ गया, फिर ये केंद्र बिंदु यहां आ गया, ये केंद्र बिंदु फिर यहां आ गया। तो देखिए आप, पिंड का प्रत्येक कण आपस में समांतर तथा तल के समांतर गतिशील है। किसी भी पिंड की वह गति जिसमें पिंड का प्रत्येक कण आपस में समांतर तथा दिए गए तल के समांतर गतिशील होता है, तो इस प्रकार की गति को स्थानांतरीय गति कहते हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं, यदि किसी पिंड का प्रत्येक कण किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है तो इसे स्थानांतरीय गति कहते हैं। लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो प्रत्येक स्थिति में स्थानांतरित होगा। तो इसमें एक बढ़िया सी लाइन ये जोड़ लीजिएगा कि पिंड का प्रत्येक कण आपस में समांतर तथा किसी तल के समांतर जब गतिशील होता है तो इस प्रकार की गति को स्थानांतरीय गति कहते हैं। तो जल्दी से वीडियो पॉज करके आप इसे नोट करिए परिभाषा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लिख सकते हैं, सड़क पर कार का चलना। ये स्थानांतरीय गति है। अब इसके बाद बात करते हैं घूर्णन गति। रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में मान लीजिए कि आप ऐसे देखिए, हमको यहां से ऐसे सोचिए कि आर पार एक अक्ष है और हम ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे करके घूम रहे हैं। तो पिंड का प्रत्येक कण, जैसे मान लीजिए इस कंधे को आप देखिएगा, तो इस कंधे को देखेंगे तो ये अक्ष के प्रति वृत्तीय गति कर रहा है। इस बिंदु को देखिएगा तो इस बिंदु को आप देखेंगे तो ये भी वृत्तीय गति कर रहा है। या आप हमारे शरीर पे कोई भी एक बिंदु आप पहले पॉइंट कर लीजिए, पॉइंट आउट की, इसी को हम देखेंगे। अब उसको देखिए, क्या वो वृत्तीय गति कर रहा है? तो वो किसी अक्ष के अनुदिश वृत्तीय गति कर रहा है। तो ऐसी गति जिसमें पिंड का प्रत्येक कण किसी अक्ष के परितः वृत्तीय गति करता है, तो इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। फिर से, जो पिंड है, जो निकाय है, उसका जो प्रत्येक कण है वो किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है, मतलब वृत्तीय गति कर रहा है। जैसे ये मान लीजिए ये पेन का कैप है, तो कैप को आप देखेंगे तो ये वृत्तीय गति कर रहा है किसी अक्ष के परितः। तो इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं, जिसमें पिंड का प्रत्येक कण, एक दो कण नहीं बेटा, पिंड का प्रत्येक कण किसी अक्ष के परितः वृत्तीय पथ पर गतिशील होता है। तो इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। अब इसमें अगर आप ये समझ चुके हो तो जैसे आप ये एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, लट्टू है का नाचना। लट्टू एक्चुअल में ऐसे सरकता रहता है, सरके नहीं, ऐसे घूर्णन करे। उसको अगर आप कहते हैं पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, जैसे ये पृथ्वी है तो इसके परितः ये घूमती भी रहती है, तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर ऐसे 37.5 डिग्री झुक के ऐसे घूमती है, वो सॉरी 23.5 डिग्री झुक के, तो ये पृथ्वी का अपनी धुरी पर नाचना। ये सब घूर्णन गति के उदाहरण हैं। अब तीसरा होता है दोलन गति। अब इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोलन गति। तो दोलन गति ऑसिलेटरी मोशन। तो इसको परिभाषित करने के लिए सुन लीजिए, जब कोई पिंड अपनी साम्य स्थिति के, ये मान लीजिए साम्य है, इसमें आप इस पिंड को छोड़ देंगे कहीं से तो यहीं रुक जाएगा, तो ये इसका साम्य कहलाएगा। तो जब कोई पिंड अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार गतिशील होता है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। फिर से, जब कोई पिंड अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर
लगातार गतिशील होता है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। अगर दोलन गति में जो इसकी आवृत्ति है, आवृत्ति क्या होता है बेटा, एक सेकंड में कोई चीज कितनी बार होता है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में मान लीजिए कि आपके घर में, आपको पता होगा लाइट आपके घर में जो आ रही है वो 50 हर्ट्ज आ रही है। 50 हर्ट्ज का मतलब एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, ये तो 1 हर्ट्ज हो गया। ऐसे ही एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, तो ऐसे कितने चक्कर लगेंगे, कितने फेरे लगेंगे, तो आंसर है 50। ये हुआ 1, ये हुआ 2, ऐसे करके कितने वो लगेंगे 50 एक सेकंड में। तो आपके घर की जो आवृत्ति हो जाती है वो 50 हर्ट्ज हो जाती है। मान लीजिए एक सेकंड में मैंने आपको 10 तमाचे मारे, तो जल्दी 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 एक सेकंड में 10 मार दिए, तो हमारे तमाचा मारने की आवृत्ति कितनी है, 10। ये समझ में आया। तो आवृत्ति किसे कहते हैं, कोई भी चीज एक सेकंड में कितनी बार होती है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। आवर्त काल के लिए ये उल्टा है, एक बार होने में जो समय लगता है उसको आवर्त काल कहते हैं। एक बार होने में मतलब एक सेकंड में 50 बार, 50 बार होता है एक सेकंड में, तो एक बार होने में जो समय लगता है वो जो भी समय लगे ये सेकंड, तो 1/50 सेकंड, मतलब एक सेकंड में 50 बार होता है, तो एक बार होने में जो समय लगेगा उसी को आवर्त काल कहेंगे। तो आप देख रहे हैं आवृत्ति यहां पर 50 है, आवर्त काल 1/50 है, तो आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, न्यू। न्यू कैसे बनाते हैं, ये देखिए थोड़ा सा ऐसे गोल सा बनाइए, इसके ऊपर उसके ऊपर थोड़ा सा और बड़ा सा गोल लगा दीजिए, तो इसको जल्दी से ऐसे बनाइएगा, तो ये न्यू हो गया। तो इसको आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित करते हैं या फिर एफ से भी प्रदर्शित करते हैं, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति और आवर्तकाल जो न्यू होता है वो आवर्तकाल का उल्टा होता है। तो आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो आवृत्ति, अगर कंपनों की आवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, जब दोलनों की आवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो इस प्रकार की गति को दोलन गति ना कह के कंपन गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को कंपन गति कहते हैं। जैसे आप गिटार देखे होंगे, गिटार में हल्का सा तार हिला के छोड़ दीजिए, इतनी जल्दी होगा कि आपको दिखाई तक नहीं देता है तार, तो वो गति क्या कहलाएगी, कंपन गति। पेड़ पौधों का ऐसे हवा से लहराना, तो ये क्या कहलाएगी, दोलन गति। तो दोलन गति और कंपन गति में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आवृत्ति बहुत अधिक हो जाती है तो उसी दोलन गति का हम नया नाम दे देते हैं कंपन गति। तो जल्दी से इसकी भी परिभाषा आप नोट कर लीजिए कि दोलन गति किसे कहते हैं, दोलन कंपन गति किसे कहते हैं। तो जब कोई पिंड अपनी साम्य के दोनों ओर लगातार विस्थापित होता है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। और जब दोलन करने वाले पिंड की आवृत्ति अचानक बहुत अधिक बढ़ जाती है तो इस प्रकार की गति को कंपन गति कहते हैं। या दोलन करने वाले पिंड की आवृत्ति यदि बहुत अधिक होती है, अचानक बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोलन करते हुए पिंड की यदि आवृत्ति बहुत अधिक होती है तो इस प्रकार की गति को कंपन गति कहते हैं। ओके, अब देखिएगा एक टर्म इसी में आता है आवर्ती गति। आवर्ती गति का मतलब जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराता है तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। और दोलन गति किसे कहते हैं, जब कोई पिंड अपने साम्य के दोनों ओर लगातार विस्थापित होता है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। अच्छा, ये आवर्ती गति है या नहीं है, बोलो। तो आंसर है आवर्ती गति है। क्यों, ये भी तो एक निश्चित समय अंतराल में इधर गया फिर इधर आया फिर इधर गया फिर इधर आया। एक्चुअल में एक सेकंड में सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। इसको समझिएगा कैसे, आधा सेकंड में ये इधर गया फिर यहां आया, 1 सेकंड हो गया, आधा और लगा ना, फिर आधे सेकंड में ये इधर गया फिर इधर आया, तो टोटल 2 सेकंड में वही वापस आ गया। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, यहां से गया यहां आया, 1 सेकंड हो गया वहीं वापस आ गया। नहीं,
अब इसकी टेंडेंसी किधर है, इधर जाने की, और इनिशियली इसकी टेंडेंसी किधर थी, इधर जाने की। तो एक चक्कर तब माना जाएगा जब उसकी टेंडेंसी वही हो जाए। देखो जैसे पहली बार पिंड इधर जाना चाहता है, मान लो, तो ये गया, ये आया, अब तो ये उधर जाना चाहता है ना, ये गया, ये आया, अब फिर उधर ही जाना चाहता है, तो इसका एक आवर्तकाल हो गया। ठीक, तो आवर्ती गति है या नहीं है, एक निश्चित समय अंतराल में अपने मार्ग को बार बार दोहरा रहा है, तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति भी कहते हैं। और अपने साम्य के दोनों ओर लगातार विस्थापित होता है, तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। अब देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य के किनारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है ऐसे ऐसे, तो बताओ ये अपने मार्ग को बार बार दोहरा रही है ना, हर 365 से 1/4 दिन में एक चक्कर लगा देगी, फिर 365 से 1/4 दिन एक चक्कर लगा दी। तो ये आवर्ती गति है कि नहीं है? है, क्योंकि एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराती है। लेकिन ध्यान देना, ये दोलन गति है या नहीं है? तो आंसर है दोलन गति नहीं है। समझो कैसे, दोलन गति तो होती कि जब ये ऐसे जाती और फिर वापस आ जाती, अपने साम्य के दोनों ओर, इधर जाए तो इधर भी जाए, इधर जाए तो इधर भी जाए, तो दोनों ओर विस्थापित होगा, तो वो गति क्या होगी बेटा? दोलन गति होगी। लेकिन आवर्ती गति में बस अपने मार्ग की पुनरावृत्ति करे वो, तो अपने मार्ग को बार बार दोहराना, तो ये भी अपने मार्ग को बार बार दोहरा रहा है, और पृथ्वी जो सूर्य के किनारे किनारे चक्कर लगा रही है वो भी अपने मार्ग को दोहरा रही है, तो उसको क्या कहेंगे बेटा? आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। तो ध्यान दीजिएगा, जो दोलन गति है ये आवर्ती गति है, लेकिन जो आवर्ती गति है वो सब आवर्ती गति दोलन गति नहीं है। जैसे देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये आवर्ती गति तो है लेकिन दोलन गति नहीं है, क्योंकि दोलन के लिए शर्त क्या है? अपने साम्य के दोनों ओर लगातार विस्थापित होना चाहिए। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। तो दोलन गति और आवर्ती गति बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है बेटा, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस लेक्चर को और इंटरेस्टिंग और अच्छे से पढ़ने के लिए आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।